नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो सीटेट वाला एग्ज़ाम होगा टीटीपीआरटी में, तो आपके एग्ज़ाम के लिए पेडागोजी जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको आज की वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है पेडागोजी, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं और तो सभी के सभी महत्वपूर्ण है ये। और पहले जो आपका सीटेट वाला एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इन्हीं के अंदर से ही जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति। ते शब्दा वयम येषां प्रयोग सदैव कुर्मः यदा वयम तान् शृणुमः अथवा पठामः। ते शब्दः यान् वयम् अन्यैः सह पुनः पुनः प्रयुज्यामः। ते शब्दा येषां प्रयोगं वयं लेखनमेव कुर्मः। ते शब्दः येषां प्रयोगं वयं भाषणेव कुर्मः। तो निष्क्रिय शब्दावली क्या है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है और जो कि ऑप्शन 1 में है। ते शब्दा वयं येषां प्रयोगं तदेव कुर्मः यदा वयं तान् शृणुमः अथवा पठामः। मतलब उन शब्दों का प्रयोग हम सब तब करते हैं जब हम उसे पढ़ते या फिर सुनते हैं। उसे निष्क्रिय शब्दावली की संज्ञा दी गई है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि निष्क्रिय शब्दावली से तात्पर्य उन शब्दों से है जो पहचाना तो जाता है लेकिन बोलने और लिखने के दौरान शायद ही कभी उपयोग किया जाता हो। तो इसी कारण से जो ऑप्शन 1 को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्यपुस्तकस्य तत्वपूर्ण मानदंडः न अस्ति। नहीं में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। भाषा शब्द संग्रहम च विषय वस्तु शैली च योजना च मुद्रणम च बंधनम च, मतलब बाइंडिंग। तो उत्तम पाठ्य पुस्तक का तत्वपूर्ण मानदंड नहीं है। कौन सा? मुद्रण च बंधनम च, मतलब बाइंडिंग, ये वाला। तो उत्तम पाठ्यपुस्तकस्य तत्वपूर्ण सब छात्रान् मानदंडं मुद्रणं च बंधनं च नास्ति। अर्थात उत्तम पाठ्यपुस्तक का तत्वपूर्ण मानदंड मुद्रण और बंधन नहीं है, जबकि भाषा में शब्दों का संग्रह करना, विषय वस्तु शैली भाषा में योजना बनाना उत्तम पाठ्यपुस्तक के तत्वपूर्ण मानदंड कहलाते हैं। उत्तम पाठ्यपुस्तक की उपयुक्तता एवं ग्राह्यता, लेखक की योग्यता, अनुभव एवं प्रसिद्धि, उसके विचारों में स्पष्टवादिता, निष्पक्षता एवं मौलिकता, उसकी विषय विशेषज्ञता, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान एवं प्रगतिशील विचारधारा आदि तत्वपूर्ण मानदंड के अंतर्गत ये समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काचित अध्यापिका पंचमी कक्षा में षड्वाक्यानां लघु परिच्छेदं द्विवारं श्रोतुं कथयति तदा सा तान् चतुर्णां सुमेषु तं परिच्छेदं पुनः लेखितुं कथयति। सा कथयति यत् ते तं परिच्छेदं यथासम्भवं निकटतम लेखितुं शक्नुवन्ति। परिच्छेदस्य वाक्यानि मूलरूपे भवन्तु इति नावश्यकम्। इदं कार्यं किं कथ्यते? रचनात्मक लेखनं, श्रवणभाषणं, परिच्छेदस्य श्रुतलेखनं या वाक्यानां श्रुतलेखनं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परिच्छेदस्य श्रुतलेखन। तो कोई अध्यापिका 5वीं कक्षा के छात्रों को 6 वाक्य के लघु परिच्छेद को 2 बार श्रवण करने को कहती है और उसके बाद वह 4 समूह में पुनः उस परिच्छेद को लिखने के लिए कहती है। तो यह कार्य परिच्छेद का श्रुत लेखन है। श्रुत लेखन का मतलब है सुने हुए को लिखना या फिर सुनकर लिखना। तो श्रुत का मतलब सुना हुआ, और इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे सुनकर लिखता है। जैसे कई बार जो है टीचर बच्चों को बोलता है, जैसे विराम चिन्ह वगैरह कराने हुए, तो वो तो उसमें लिख कर ही होता है। वो उनको बोलता है कि कोई वाक्य दे देगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसको सही करें। तो वह फिर उसमें जो है जो जहाँ पर भी चिन्ह आएंगे तो उसको लगाता है, या कठिन शब्दार्थ बोले जाते हैं। तो मतलब शुद्ध है, बोलेगा और बच्चे उनको सही करके लिखेंगे। तो सुनकर लिखना। तो विद्यालय में श्रुत लेखन का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। शुद्ध में भी बहुत आता है क्वेश्चन के लिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इसके बाद है काचित अध्यापिका पश्यति यत् केचन छात्राः भाषायां छेदानां
विस्तृत व्याख्यां तथा वाक्य संरचनाम् अवगन्तुं कठिनम् अनुभवन्ति तथा सा तेभ्यः उत्तम शब्दसङ्ग्रहं ददाति एवं वाक्यरचनाय कौशलपूर्वकम् अभ्यासं करोति। किञ्चित् कालं पश्चात् सा छात्राणां काठिन्यं दूरीकर्तुं सक्षमा आसीत्। सा कीदृशी मूल्याङ्कनपद्धतिं प्रयुक्तवती? निदान, निर्माण, संकलन या स्थापना। अब जैसे कोई किसी को कहीं पर दिक्कत है, क्वेश्चन में ही लगा लो, तो मैथ के क्वेश्चन है, जैसे उसे हल कर रहे हैं और कहीं पर उलझ जाते हैं, तो या आपने कोई क्वेश्चन कर दिया और बीच में कहीं पर गलती हो गई, तो आप उसकी खोज करोगे कहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मतलब निदान करोगे, और जब आपको पता लग जाएगा उसके बाद उपचार करोगे। या कोई व्यक्ति है बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले उसके बीमारी देखता है, टेस्ट करता है, तो उसके बाद फिर उसकी वैसी ही दवाई देता है जब उसको उस बीमारी का पता लग जाता है। तो पहले निदान बाद में उपचार होता है। कोई अध्यापिका देखती है कि कुछ छात्र भाषा के अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या तथा वाक्य संरचना में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तब वह अध्यापिका उन छात्रों को उत्तम शब्दों का संग्रह प्रदान करती है और वाक्य संरचना का कुशलतापूर्वक अभ्यास करवाती है। कुछ समय पश्चात वह छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम हो गई। तो इस प्रकार से वह अध्यापिका निदानात्मक पद्धति का प्रयोग करती है। निदानात्मक शिक्षण छात्रों की अध्ययन संबंधी अनुचित प्रवृत्ति के वैज्ञानिक विधि से उनके सक्षम उपस्थित करता है तथा छात्रों की विशेष समस्याओं की संख्या को अधिक से अधिक कम करता है। इसके बाद है भाषा परीक्षाया प्रारूप निर्माण काले निम्नलिखितेषु किं कार्यम् आवश्यकं नास्ति। अध्यापनस्य उद्देश्यानां प्रमुखं विविध रूपानां कठिनस्तराणां या विविध लेखन शैलीनां। तो भाषा परीक्षा प्रारूप निर्माण काले निम्नलिखितेषु किं कार्यम् आवश्यकं नास्ति। तो ये ऑप्शन डी वाला, विविध लेखन शैली नाम प्रमुख्यम, ये वाला। तो भाषा की परीक्षा के प्रारूप निर्माण काल में विविध लेखन शैली की प्रमुखता आवश्यक नहीं है। बालक को भाषाई विकास के प्रति समझदार बनना और उसे समुन्नत करने के लिए विद्यालय में तरह तरह के अवसर जुटाना, भाषा के मूल्यांकन की प्रक्रिया को जानना, साहित्यिक और गैर साहित्यिक मौलिक संरचनाओं की सराहना, समझ के योग्य बनना, भाषा सीखने सिखाने के सृजनात्मक दृष्टिकोण को समझना, अध्यापन के उद्देश्य की प्रमुखता, प्रश्नों के विविध रूपों के निर्माण में कठिनाई के स्तर की प्रमुखता भाषा की परीक्षा के निर्माण काल की आवश्यक तत्व माने गए हैं। इसके बाद कश्चित अध्यापक कांचित शब्दान स्पष्टतया श्याम पटले लिखिति छात्रं च तान् स्वलेखन पुस्तिकां लिखन्ति। वर्तने शिक्षण प्रविधिषु निम्नलिखितेषु का प्रविधि सर्वोत्तम अस्ति। क्रीड़ा, अभ्यास, प्रतिलेखन या श्रुतलेख। तो कश्चित अध्यापक कांचित शब्दान स्पष्टतया श्याम पटले लिखति और छात्रं च तान् स्वलेखन पुस्तिकां लिखन्ति। वर्तने शिक्षण प्रविधिषु का प्रविधि सर्वोत्तम अस्ति। कौन सी है इनमें जो कि सर्वोत्तम मानी गई है? तो सर्वोत्तम थी यहाँ पर ये वाली, प्रतिलेखन विधि। मतलब कोई जो अध्यापक है वो किसी शब्द को स्पष्ट रूप से श्यामपट्ट में लिखता है और छात्र छात्र उस लेख को अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो वर्तनी जो है वो शिक्षण प्रविधि में प्रतिलेखन की सर्वोत्तम विधि है और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकोण को रोचक, प्रभावी और उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वह शिक्षण प्रविधि है। प्रतिलेखन प्रविधि का मतलब है प्रतिलिपि या फिर नकल। इसे ट्रांसक्रिप्शन विधि मतलब प्रतिलेखन कहा जाता है। इसके बाद है कश्चित बालकः भाषा शिक्षणे निम्नलिखिता कठिनता अनुभवितुं दृश्यते। तो कौन कौन सी कठिनाई है यहाँ पर? अक्षराणां नाम्नां ध्वनिनां च शिक्षणे कठिनताम् अनुभवति। उत्सवेन वाचने त्रुटिः करोति। वाक्यानां शब्दानां पठने दृष्टबाधम् अनुभवति और लेखन कार्य से समाप्तो भूयांशम कालम गृह्यति। तो भाषा शिक्षणे निम्नलिखित कठिनता अनुभवितुं दृश्यते। कौन से वाली? आप बालक कस्य लक्षणानि प्रदर्शयति? वाचन, लेखन शिक्षण या शिक्षणात् भय, कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन ए वाला, वाचन वैकल्य। मतलब कोई बालक भाषा के शिक्षण में कठिनाइयों का अनुभव प्रदर्शित करता है तो वह लक्षण बालक में वाचन वैकल्य अर्थात पठन विकार के लक्षण को दिखाता है। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी विकार है।
तो पठन विकार भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है, जिसे ग्रसित बच्चे विचार के व्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं और इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी माना जाता है। तो डिसलेक्सिया है, बीमारी है एक। तो इसमें वर्णमाला अधिगम में कठिनाई आती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई आती है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना और शब्दकोश का भाव। तो ये सारे के सारे इसके लक्षण होते हैं डिसलेक्सिया के। पढ़ने संबंधी विकार है, एग्जाम में आ जाए कि डिसलेक्सिया या किससे संबंधित विकार है, तो ये पढ़ने संबंधी विकार है। इसके बाद काचित् अध्यापिका लखनऊ इत्यस्मिन् विषये पाठं पाठयति यदा छात्रा मूकपठनं सम अनुभवन्ति तदा सा छात्रा निम्नलिखितान् प्रश्नान् पृच्छति। हजरतगंज कोल्हापुरं किमर्थं नासीत्? लखनऊ नवाबा नाम नगरं किमर्थं कथ्यते? एते प्रश्ने विशेषतां परिभाषितुं का श्रेणी उपयुक्तम् अस्ति? पुनरावृत्ति, कालांतरित, परिचयात्मक या बोधात्मक? तो काचित् अध्यापिका जो अगर लखनऊ इत्यस्मिन् विषये पाठं पाठयति और छात्रा मूकपठनं समाप्नुवन्ति तो छात्रा निम्नलिखितान् प्रश्नान् पृच्छति। तो कौन से वाला क्वेश्चन सही है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कि ऑप्शन बी में था, बी में काचित् अध्यापक लखनऊ इत्यस्मिन् विषये पाठं पाठयति यदा छात्रा मूकपठनं समनुपन्ति तदा सा छात्रा निम्नलिखितान् प्रश्नान् पृच्छति। हजरतगंज कोलाहलपूर्णं किमर्थं नासीत् और लखनऊ नवाबा नाम नगरं किमर्थं कथ्यते? एते प्रश्ने विशेषतां परिभाषितुं काल अंतरित प्रश्न है उपयुक्तम् अस्ति। इसके बाद है निम्नलिखितेषु मूकपठनस्य का लाभः नास्ति? कौन से नहीं है एक लाभ? इदं छात्राणां संकोचं लज्जाशीलतां च दूरीकरोति, छात्राणां शक्तिं संरक्षति, अर्थबोधनं चिन्तनेन च अर्थज्ञानं कुर्वन्ति, छात्रेषु स्वाध्यायस्य प्रवृत्तिं प्रोत्साहयति। तो कौन से वाला ठीक लग रहा है आपको यहाँ पर? यही इदं छात्राणां संकोचं लज्जाशीलतां च दूरीकरोति। अब यहाँ पर मूक पठन जो इसके क्या लाभ है? तो मूक पठन जावत छात्रों के अर्थबोधन में चिंतन के द्वारा अर्थ का ज्ञान कराता है। मूक पठन छात्र में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। मूक पठन पठन का एक विकार है जिसमें लिखित सामग्री को बिना आवाज किए भावार्थ को समझते हुए पढ़ना शामिल होता है। इसमें छात्र मुख्य रूप से साहित्य पत्रिकाएं, उपन्यास, हास्य पुस्तकें आदि को पढ़कर सूचना प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल भाषायां अध्यापन विधि विषयकानि निम्नलिखित कथनानि पठत। अयं विधि पद्धति प्रथम जर्मनी देश प्रारब्ध है। आंग्ल भाषा पठितुम् अयं विधि यूरोपे भूषः प्रयुक्तः। अध्यापनस्य मूलमात्रात्मकं शब्दः अस्ति न वाक्यम्। विषय सामग्री मानक प्रारूपे श्रेणीबद्धः क्रियते। प्रगतिपदानि औपचारिकतायाः क्रियात्मकतां प्रतिगच्छन्ति। सूक्ति ज्ञानं व्याख्यां सम्यक् समावेष्टुं शक्यते। तो अध्यापन विधि विषयकानि निम्नलिखितानि कथानि पठत। तो ये थे और एता विशेषता निम्नलिखितेषु कस्मिन् अभिव्यक्ता भवन्ति। अब ये जो है इनके बारे में ये श्रवणभाष्य पद्धति है, प्रतिस्थापन विधि है, द्विभाषी है या व्याकरण अनुवाद विधि है। तो कौन से वाले हैं ये? तो इसको माना गया है व्याकरण अनुवाद विधि। सूक्ति ज्ञानम व्याख्या सम्यक् समाविष्टुं शक्यते। प्रगति पदानि औपचारिकताएं क्रियात्मक प्रतिगच्छन्ति। विषय सामग्री मानक प्रारूपे श्रेणीबद्ध क्रियते। अध्यापनस्य मूलमात्रं शब्दास्ति न वाक्यम्। आंग्ल भाषां पठितुम् अयं विधि यूरोप भूषः प्रयुक्त है। अयं विधि पद्धति प्रथम जर्मनी देश से प्रारब्ध है। तो इसमें जो है माना गया था ऑप्शन डी को। मतलब यह जो है अनुवाद के सिद्धांत पर काम करती है। व्याकरण अनुवाद विधि संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम व परंपरागत विधि है। अनुवाद के सिद्धांत पर काम करती है। संस्कृत में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा सर्वप्रथम अपनाए जाने के कारण इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है अभी जो अगर किसी ने स्टेट का एग्जाम दिया है 2026 वाला, तो उसमें जो ये क्वेश्चन आया हुआ था भंडारकर विधि वाला। इसका संबंध किससे है? तो व्याकरण से है इसका संबंध। तो व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षण का क्रम, व्याकरण,
शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक इस प्रकार होता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित कथने पठत तदा समुचितम विकल्पम चुनुत। कथन विकथन वाले हैं जैसे, और तो सीटेट में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पैडागोजी में भी आते हैं और जो आपका संस्कृत वाला भाग है इसमें भी आ जाते हैं। तो कथन है कि मूल्यांकनस्य सहयोग्यता पक्षे सहायता क्षेत्रम ज्ञातुम अध्यापकस्य अंतर्ज्ञानम परिलक्ष्यते। इसका तर्क है लेखनस्य तथा श्रवणस्य परीक्षणम सहयोग्यतासु विभाजितुम तथा सूक्त भाषा परीक्षणे अनुपूरितुम शक्यते। तो कौन से वाला सही है इसमें? तो ऑप्शन सी वाला ठीक था इसमें, ए आर उभय सत्य है परंतु आर ए इत्यस्य समीचीन व्याख्या नास्ति। मतलब बातें दोनों ठीक है लेकिन आर जो है के बारे में सही बात नहीं बतलाता है। अब संयुक्त भाषा परीक्षण के लिए मूल्यांकन के द्वारा योग्यता के पक्ष में सहायता क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए अध्यापक का अंतर्ज्ञान परिलक्षित होता है। लेखन तथा श्रवण के परीक्षण द्वारा योग्यता का विभाजन संयुक्त भाषा परीक्षण अनुपूरक होता है। शैक्षणिक विधि से कथन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की समीचीन व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्चित अध्यापक अर्धम पाठ्यम उच्च सबरेन पठती तथा च समूहबद्धान छात्रान् स्वयं समापयितुं कथयति। ऐसा कीदृश प्रयोग है? अनुभवात्मक समूह लेखन या अंतर्ग्रही प्रयोग है। अगर कश्चित अध्यापक अर्धम पाठम उच्च सबरेन पठती और तदस्य समूहबद्धान छात्रान् स्वयं समापयितुं कथयति, तो इसको कहा गया है अनुभवात्मक प्रयोग। मतलब कोई अध्यापक आधे पाठ को उस स्वर में पढ़ता है, उसके बाद वह समूहबद्ध छात्रों को स्वयं पाठ को पूर्ण करने के लिए कहता है। इस प्रकार का प्रयोग शिक्षण विधि का अनुभवात्मक प्रयोग कहलाता है। अनुभवात्मक प्रयोग अधिगम सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिभागी किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं, समीक्षात्मक रूप से गतिविधि को दिखाते हैं और उपयोगी अंतर्दृष्टि और अधिगम को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है छात्रेषु शब्द संग्रह विकास है का सर्व उपयुक्त पद्धति भवितुं शक्यते। विलोम शब्द तथा पर्यायवाची शब्दानां कंठस्थीकरणं दत्तप्रकरणे नवीन शब्दानां अर्थानुमानं प्रत्येक नवीन शब्दस्य अर्थाय शब्दकोशस्य प्रयोगः सर्वेषां नवीन शब्दानां वाक्येषु प्रयोगः है। तो छात्रेषु शब्द संग्रहस्य विकासाय का सर्व उपयुक्त पद्धति भवितुं शक्यते। तो कौन सी हो सकती है यहाँ पर सबसे ठीक इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर था ऑप्शन बी वाला था। कौन सा? छात्रेषु शब्द संग्रहस्य विकासाय दत्तप्रकरणे नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम सर्वयुक्ता पद्धति भवितुं शक्यते। मतलब छात्रों में शब्द संग्रह के विकास के लिए दिए गए प्रकरण में से नवीन शब्दों के अर्थ का अनुमान करना उपयुक्त पद्धति कहलाती है, जबकि विलोम शब्दों का तथा पर्यायवाची शब्दों का कंठस्थीकरण प्रत्येक नवीन शब्दों के अर्थबोध के लिए शब्दकोश का प्रयोग एवं सभी नवीन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग छात्र में शब्द संग्रह के विकास में उपयुक्त पद्धति नहीं है। इसके बाद है बहुभाषीयता संसाधन रूपे प्रयोक्तव्या यतः बालका बहवी भाषा शिक्षितुं शक्नुवन्ति शिक्षिका बहुभाषा रक्षितुं शक्नुवन्ति प्रत्येकं बालकं सुरक्षितं स्वीकृतं च मन्यते और बालकाः बहिभिः भाषाभिः भ्रमिताः भवन्ति। तो बहुभाषीयता संसाधन रूपे प्रयोक्तव्या जो कि ऑप्शन सी में है कि प्रत्येक बालकः सुरक्षित स्वीकृतं च मन्यते। मतलब बहुभाषीयता एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त है जो प्रत्येक बालक को सुरक्षित स्वीकार करने की मान्यता देता है। भारत में बहुभाषीयता को एक संसाधन के रूप में देखने की बजाय एक समस्या की तरह देखा जाता है। तो इसके लिए हम उन स्कूलों का उदाहरण ले सकते हैं जहाँ कक्षा में एक बच्चे को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने से रोका जाता है। कक्षा में बहुभाषी माहौल के कारण हर बालक अपनी बात रखने में सहज महसूस करता है। ऐसा वातावरण सभी बालकों को दूसरों की भाषा और विचारों का सम्मान करना सिखाती है। इसके बाद कक्षायां कथा श्रवणं पुनः भवितव्यं यतः इदं छात्राणां मनोरंजनं करोति नैतिकतां पाठयति समग्रतया भाषां प्रस्तौति और कठिन शब्दान् पाठयति।
तो कक्ष्यां कथा श्रवणं पुनः भवितव्यम् यतः समग्रतया भाषां प्रस्तौति इति। इसके बाद है भाषाधिग्रहणस्य अर्थ। भाषा व्याकरणस्य नियमानां शिक्षणम्, अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूपे भाषा शिक्षणम्, औपचारिक परिवेश चेतनं भाषा शिक्षणं, भाषा विषकम शिक्षणम्। तो भाषाधिग्रहण से अर्थ अस्ति, क्या मतलब है इसका? तो इसका अर्थ है अनौपचारिक परिवेश से अचेतन रूपे अप्रयासम भाषाया शिक्षण। मतलब भाषा का अधिग्रहण के लिए अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूप से भाषा का शिक्षण है। भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने की क्षमता हासिल करता है, साथ ही साथ संवाद करने के लिए शब्द और वाक्यों का उत्पादन भाषा के शिक्षण में आवश्यक है। भाषा शिक्षण संदर्भे किम सत्यम नास्ति। भाषा योग्यता कस्या भाषाया द्वितीयास्यां भाषाम् अंतरितुं शक्यन्ते। प्रत्येकं छात्रः बहुभाषाणां शिक्षणस्य योग्यता धारयति यदि तस्मै उचित अवसरः समय च दीयताम्। मातृभाषा द्वितीयस्य वैदिकस्य भाषा शिक्षणे भाषां बाधां करोति। मातृभाषा द्वितीया या वैदेशिकस्य भाषाया शिक्षणे सहायतां करोति। तो भाषा शिक्षण के बारे में एक सही यहाँ पर नहीं है, वो कौन से वाला है? अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में है कि मातृभाषा द्वितीय वैदेशिक भाषा शिक्षणे बाधाम करोति। तो ऐसा कभी भी अगर हम यहाँ पर तो नहीं में पूछा गया है, अगर वैसे नहीं होता तो ऐसे कभी भी आंसर नहीं होते, तो नहीं में पूछा गया था तो इस कारण से ये सही है, बाधा कभी नहीं हो सकती। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में मातृभाषा दूसरी वैदेशिक भाषा के शिक्षण में बाधा करती है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है सा प्रक्रिया यस्याः माध्यमेन छात्राः पठनं शिक्षति। सा प्रक्रिया यस्याः माध्यमेन छात्राः पठनं शिक्षति। संरचना युक्त रेखिया च विकासात्मिका शब्द रूप केंद्रिता भाषाधारिता। तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से छात्र पठन कार्य करता है उसको विकासात्मक प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, पठनम शिक्षति। यदा छात्रः द्वितीयां तृतीयां वा भाषां शिक्षति एतत् कथ्यते भाषाधिग्रहणं सूक्ष्मीकरणं विकास या भाषाधिगम। यदा छात्रः द्वितीय तृतीय भाषां शिक्षति तो क्या कहा जाता है उसको? भाषा अधिगम। तो जब छात्र 2 या 3 भाषा सीखते हैं तो उसे कहा जाएगा भाषा अधिगम। भाषा को सीखना भाषा अधिगम है और हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने एवं समाज तथा परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी भाषा क्षमता का विकास करता है वह प्रक्रिया भाषा अधिगम कहलाती है। इसके बाद है भाषा कक्षा में कथानाम उपयोगिका प्रक्रिया समीचीना वर्तते। नैतिक उपदेशाय कथानां प्रयोग, कामपि संरचनं शिक्षितुं कथानां प्रयोग, परविधि रूपे कथा श्रवणं, विचार रूपे कथा श्रवणं। तो भाषा कक्षायां कथानाम उपयोगे का प्रक्रिया समीचीना वर्तते। तो यह प्रविधि रूप कथा श्रवणम मतलब भाषा की कक्षा में कक्षाओं का उपयोग प्रविधि रूप से कथा श्रवण कथा को सुनना प्रक्रिया के अधीन होता है। इससे छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति की कला विकसित होगी, संस्कृत में संभाषण करने की योग्यता व आत्मविश्वास का विकास होगा। तो भाषा कक्षायां कथा नाम उपयोगे का प्रक्रिया समीचीना प्रविधि। इसके बाद है चतुर्थ कक्षाया अध्यापिका छात्रेभ्यः बहूनि वाक्यानि अयच्छत् येषु टू इन इनटू विद फोर इत्येते शब्दाः प्रयुक्ताः सन्। छात्राः एतान् शब्दान् निरीक्षितवन्तः। अध्यापिका एतान् शब्दान् स्थितिसूचकान् अकथयत्। पश्चात् सा तेभ्यः कानिचित् अन्यानि वाक्यानि अयच्छत् येषु एतान् शब्दान् प्रयुक्तम् अकथयत्। अन्ते सा अकथयत् यत् एते शब्दाः पूर्वसर्गाः कथ्यन्ते। ऐसा पत्ति का, ये सारे प्रेपोजिशन है, तो ये पत्ति क्या है?
व्याकरण पठनम, घोषणात्मकम, चेतना जागृति या क्रीड़ा विधि? क्या है ये? तो ये चेतना जागृति है। मतलब अध्यापिका एतान शब्दांश स्थिति सूचकानि कथ्यत पश्चात सत्यभ्य कांचित अन्यानि वाक्यानि यच्छत ये श्वेतान शब्दान प्रयुक्तम अकथ्यत अन्ते स कथित इति शब्दा पूर्वसर्गः ऐसा पत्ति चेतना जागृता। इसके बाद है विद्यालय शिक्षायां नीति रूपे बहुभाष्यता इत्यस्य का अर्थ है। बहुभाष्यता सर्वे बालका मातृभाषायां गृहभाषायां विद्यालये अध्ययनं प्रारभ्यते यदा ते प्रगतिं कुर्वन्ति तदा अन्यासां भाषाणां वृद्धिं कुर्वन्ति। सर्वे बालकाः राजभाषामाध्यमेन आङ्ग्लभाषां हिन्दीभाषां च शिक्षन्ति। सर्वे बालकाः आधारावस्थायाम् आङ्ग्लभाषां राजभाषा हिन्दी च शिक्षन्ति। प्राथमिक स्तरे मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवति, उच्च प्राथमिक स्तरे आङ्ग्लभाषा शिक्षण माध्यम भवति। तो यहाँ पर जो नीति है शिक्षा नीति कह लो आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो विद्यालय शिक्षा में जो नीति रूप में बहुभाषिकता जो है इसका मतलब क्या है? बहुत सारी भाषाएं से बहुत सारी भाषाओं का मतलब था, जो कि ऑप्शन 1 में है। सर्वे बालका मातृभाषायां गृह भाषायां विद्यालय अध्ययनम प्रारभ्यते। मतलब जो शुरू में जो स्कूल है उसकी जो मातृभाषा जो होती है उसी में उसकी पढ़ाई कराई जाए। यदा ते प्रगतिं कुर्वन्ति तदा अन्यासां भाषाणां वृद्धिं कुर्वन्ति। तो विद्यालय शिक्षा नीति के रूप में बहुभाषिकता इस अर्थ में सभी बालकों को मातृभाषा एवं गृहभाषा के द्वारा विद्यालय अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए और जब छात्र प्रगति करते हैं तब उसमें अन्य भाषाओं की वृद्धि होने लगती है। तो सबसे पहले जो होती है उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जल्दी समझ में आएगा उसको। नेक्स्ट है प्रारंभिकेषु वर्षेषु छात्राणां त्रुटियाः है तत्कालं संशोधितव्या कदापि न संशोधितव्या अभ्यासेन या श्रम अभ्यासेन। अगर कोई बच्चा कहीं पर गलती कर देता है तो आप यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, उसकी गलती को कब सुधार करेंगे? अभ्यास के माध्यम से। प्रारंभिक वर्षों में मतलब प्रारंभिक वर्षेषु छात्राणां त्रुटिया अभ्यासेन ध्यानगतः कर्तव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचमी कक्षाया काचित् अध्यापिका समूहेषु सब छात्रान् विमर्शितुं कथयति यत् तेषां रुचिः का अस्ति का च अरुचिः अस्ति। विमर्शनन्तरं छात्रान् सविचारान् कतिपयेषु वाक्येषु लिखितुं निर्दिशति। छात्राः सविचारान् अलिखन् तदनु एकस्य रूपरेखायाः निर्माणं कृतवन्तः एकं परिच्छेदं च लिखितवन्तः। लेखन संदर्भे इमा पद्धति त्वं किं कथयसि? लेखन संदर्भे उत्पादन पद्धति, प्रक्रिया पद्धति, टिप्पणी लेखन या व्यक्तिगत लेखन। तो इसको आप क्या कहेंगे? अगर 5वीं कक्षा में जो अध्यापिका है समूह में छात्रों को विमर्श करने के लिए कहती है तो उसको कहा गया है यहाँ पर लेखन प्रक्रिया पद्धति। क्योंकि परिच्छेद जहाँ वो लिखा जाता है। इसके बाद है काचित् अध्यापिका छात्राणां शिक्षणस्य निष्पादनस्य च भिन्न भिन्न अवसरेषु कानिचित् प्रकरणानि एकत्रितानि करोति सा तानि मूल्यांकनविलेखे लेखितुम् अंकितानि करोति। एषा मूल्यांकन प्रक्रिया का कथ्यते? पत्राधान मूल्यांकनम, समेकित, समग्र या अनौपचारिक मूल्यांकनम। तो काचित् अध्यापिका छात्राणां शिक्षणस्य निष्पादनस्य च भिन्न भिन्न अवसरेषु कानिचित् प्रकरणानि एकत्रितानि करोति। तो उसका कहा गया है पत्राधान मूल्यांकन, पोर्टफोलियो। इसके बाद है निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य का प्रविधि शिक्षण परिणाम केंद्रित अस्ति। कौन सी है यहाँ पर? मातृभाषा आश्रितम भाषाध्यापनम, क्षमता आश्रित भाषाध्यापनम, संप्रेषणात्मकम भाषाध्यापनम, द्विभाषाश्रित भाषाध्यापनम। तो भाषा शिक्षणस्य का प्रविधि शिक्षण परिणाम केंद्रित अस्ति, जो कि ऑप्शन बी में है। क्षमता आश्रित भाषाध्यापन, क्षमता पर आश्रित भाषा शिक्षण की भाषाध्यापन प्रविधि शिक्षण के परिणामों पर केंद्रित है। इसके बाद है काचित् अध्यापिका प्रकरण अनुसारम शब्द संग्रहम शिक्षितुम
स्वगृहात् पत्राणि क्रीडनकानि च आन्यत्। एते पदार्था किं कथ्यन्ते? सहायका, यथार्थ संपदा, पाचन पदार्थ, विचारात्मक शब्द संग्रह है। तो काचित अध्यापिका प्रकरण अनुसारम शब्द संग्रह शिक्षितुम स्वगृहात् पत्राणि क्रीडकानि च आन्यत्। तो क्या कहा जाता है उसको? यथार्थ संपदा। इसके बाद है काचित अध्यापिका सब कक्षाम चतुर्णाम सुमेषु व्यभजत। विचार उत्तेजक विमर्श साक्षात्रेभ्यः बोधदृश्यानां भावनानां व्यक्तीनां विचारान् प्रददात्। सप्रश्नानां माध्यमेन विचारान् एकत्रान् कर्तुम् आदिशत्। आलेखमपि लिखितुं सादिशत्। एतत् कार्यं किं कथ्यते? मतलब अगर 4 समूह में बांट देती है, अलग अलग काम है यहाँ पर दिए गए, तो ये प्रयोजना कार्य है, दत्त कार्य, भाषण कार्य, पर्यटन कार्य है। क्या कहेंगे आप इसे? तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन 1 में है, अगर काचित अध्यापका सब कक्षाम चतुर्णाम सुमेषु विभज्यत विचार उत्तेजक विमर्श सा छात्रेभ्यः बोधदृश्यानां भावनानां व्यक्तानां विचारान् प्रददात्। सप्रश्नानां माध्यमेन विचारान् एकत्रान् कर्तुम् आदिशत्। आलेखं लिखितुं सादिशत्। एतत् कार्यं परियोजना कार्यं कथ्यते। नेक्स्ट है काचित् अध्यापिका डैफोडिल इति कवितां पाठनात् पूर्वं तृतीय कक्षा छात्रान् कथयति यत् ते पुष्पाणां तृणपादपानां विषये ये पार्श्ववर्तिनि क्षेत्रे विद्यालयस्य मार्गे वा विद्यन्ते परस्परं विचारविनिमयं कुर्युः। साकं प्रयासं करोति। छात्राः डैफोडिल पुष्पाणि पार्श्ववर्तिनः क्षेत्रात् आनयिष्यति, इतिहासं करोति। पूर्ववर्ती ज्ञानं कक्षापाठनेन ज्ञानेन च योजयति। विचारोत्तेजकार्यं काव्यमाध्यमेन पुष्पाणां प्रदर्शनां विषये भौगोलिक ज्ञानार्थं पाठ्यते। तो अगर रास्ते में कोई फूल वगैरह के ऊपर कहती है कि उसके ऊपर ध्यान दो कैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूर्व पठित ज्ञानम कक्षां पठनेन ज्ञानम च युज्यति। मतलब जो भी लेसन पढ़ाने जा रही है उसके ऊपर जा उनका ध्यान ले जाना चाहती है। इसके बाद भाषा शिक्षणस्य विषये किं कथनं सत्यम् अस्ति? लेखनात् पूर्वं पठनं प्रवर्तते। छात्रेभ्यः आवश्यकम् अस्ति यत् ते पठनात् पूर्वं लेखनं कुर्युः। पठनं लेखनं च उभे अगस्तः। द्वितीय भाषा शिक्षणे प्रथमा भाषा बाधा भवति। तो भाषा शिक्षण के विषय में एक बात सही थी। कौन से वाली? पठनम लेखन च उभे अगस्तः, ये वाली। भाषा शिक्षणे अबोध निर्विष्टेन किं सूच्यते? विद्यार्थिनां स्व आयु अनुसारेण भाषाबोधनम् आयु अनुसृत्य बोध्यं शिक्षणं पठनं च विद्यार्थिनां स्वाभाविक भाषास्तरात् किञ्चित् उन्नत भाषां संलग्नात् विद्यार्थिनां न भाषातः परिचयः तान् अबोध्य कर्तुं प्रयासः। तो भाषा शिक्षणे अबोध्य निविष्टना किं सूच्यते? ऑप्शन सी में जो है विद्यार्थिनां स्वाभाविक भाषास्तरात् किंचित उन्नत भाषां समन्वितः है। मतलब भाषा जो शिक्षण है इसमें अबोध्य निविष्ट विद्यार्थियों के स्वाभाविक भाषा स्तर के किसी उन्नत भाषा में संलग्न होती है। नेक्स्ट है द्रुत पठन की मास्य है। क्या मतलब है इसका द्रुत पठन से? अबोधनार्थकम शेष पठनम उत्सवरेण सूचनार्थम या अर्थ ज्ञान से कृत्य पठनम। अगर कोई तेजी से पढ़ता है द्रुत तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो उसका अर्थ लिया गया था अर्थ ज्ञान से कृत्य पठनम, जो कि ऑप्शन डी में है। मतलब द्रुत पठन के द्वारा अर्थ ज्ञान के पठन से आशय लिया गया था। द्रुत पठन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, शीघ्रता से किया जाने वाला पठन। तो इसमें विषय वस्तु सरल और बोधगम्य होती है। उसका उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करवाना है। जैसे संस्कृत की कथाएं जो हितोपदेश व प्रश्नोत्तर आदि में संग्रहित हैं, तथा संस्कृत में निकलने वाली पत्रिकाएं जैसे चंदा मामा, संभाषण, संदेश आदि का द्रुत पठन करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद भाषा शिक्षणे बहिर्वशेन
परिकल्पनाया किमास्य है। भाषा शिक्षणे बहिर्वर्षेण परिकल्पनाया प्रदर्शन प्रयोजनेन विद्यार्थिना भाषाबोधनम प्रयोगार्थम भाषाया भाषावैज्ञानिक अवबोधः बालक कथम शिक्षते इति शिक्षकानाम अवबोधः विविध प्रयोजनेन विद्यार्थिनां भाषा प्रयोगस्य समर्थः। तो क्या मतलब है यहाँ पर, इस क्या आशय है इसका? तो यही है विविध प्रयोजन विद्यार्थिनां भाषा प्रयोगस्य समर्थः, ऑप्शन डी वाला। मतलब भाषा परीक्षण में भारी निवेश, परिकल्पना विविध प्रयोजन से विद्यार्थियों के भाषा प्रयोग में समस्या से है। बाहरी वातावरण से जोड़ने से बालक भाषा प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट का 6 का है वृत्तपत्रात् एकम अनुच्छेदम चिनोति विद्यार्थिनां समक्ष समस्या द्विवारं वाचनं करोति तदनंतर शैतान श्रवणमाश्रित्य तम अनुच्छेदम पुनर्रचनार्थम निर्दिशति। तो उसके क्या कहा जाएगा? अधोगामी प्रकरण, ऊर्ध्वगामी रूपांतरित या सूक्ष्म स्तरीय भाषा प्रकरण। तो 6 का है वृत्तपत्रात् एकम अनुच्छेदम चिनोति, तो उसको कहा जाएगा अधोगामी प्रकरण। मतलब शिक्षक बड़े पत्थर से एक अनुच्छेद चुनता है, विद्यार्थियों के समक्ष 2 बार वाचन करता है, तो उसके बाद वह शिक्षक छात्र से सुनता है, तो उस अनुच्छेद के पुनः रचना करने के लिए अधोगामी प्रकरण को निर्देशित करता है। तो अधोगामी प्रकरण सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा निर्विष्ट। भाषा निर्विष्ट ये सूचना केंद्रिता भवन्ति ते सन्ति। विषय वस्तु केंद्रित भाषा निविष्ट है। विद्यार्थिना कथम भाषा प्रयुज्यते विद्यार्थिना निविष्टेन प्रयोगम कर्मणम। व्याकरणस्य आयामः शब्दकोशानां प्रयोगः उच्चारणम इत्यादि हैं। तो भाषा निविष्ट या सूचना केंद्रित भवन्ति, क्या कहा गया उसको? विषय वस्तु केंद्रित भाषा निविष्ट है, ऑप्शन 1 वाला। मतलब भाषा प्रवेश में जो सूचना केंद्रित होती है वे विषय वस्तु केंद्रित भाषा निविष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है अरविंद कांचित शब्दान अभिजानाति यदा सह शृणोति पठति च सह तान वाचन कर्मे लेखन कर्मे च प्रयुक्तम न शक्नोति इतः शब्दा किम कथ्यन्ते। अरविंद कांचित शब्दान अभिजानाति व यदा सह शृणोति पाठयति च सह तान वाचन कर्मे लेखन कर्मे च प्रयुक्तम न शक्नोति। तो क्या कहा जाता है फिर उसको? ग्राही शब्दावली, उत्पादिका शब्दावली, लेखने संभाषणे प्रयुज्यमाने शब्दः, समज्ञानात्मक शास्त्रीय भाषा दक्षता कृते शब्दावली। तो क्या कहा जाएगा उसको? ग्राही शब्दावली। अरविंद किसी शब्द को जानता है और जब सुनता और पढ़ता है तो उसका वाचन क्रम और लेखन क्रम का प्रयोग नहीं कर सकता, तो इसलिए उस शब्द को ग्राही शब्दावली कहा जाएगा। इसके बाद है व्याकरणिक संरचना विषय अवबोधनम तस्य प्रयोग। अब ये क्या है यहाँ पर? व्याकरणस्य प्रतिक्रियात्मकम ज्ञानम, व्याकरणस्य ज्ञानम, भाषा ज्ञानम, व्याकरण नियमानाम अवबोधनम अग्रे में पुनः प्रस्तुति च। तो जो कि ऑप्शन 1 में है व्याकरणस्य प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। अब व्याकरणिक संरचना के विषय में अवबोधन और उसका प्रयोग व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्राचीन शिक्षण पद्धति में कंठस्थ करने के साथ साथ अवबोध पर भी पर्याप्त बल दिया जाता है। यास्क ने अपने निरुक्त में अर्थ को बोधगम्य बनाने की दृष्टि से शब्दों का स्पष्टीकरण किया है और महाभाष्यकार पतंजलि ने भी समझकर याद करने पर बल देते हुए कहा था यद अदितम विज्ञातुम निगदन एव शब्दते अग्नि इव शुष्कंधे न तत्जवलती कहिचित। तो व्याकरण से प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। आधुनिकतेषु प्रभावकारी लेखन कार्यम किम भवेत्। सर्वै विद्यार्थिभिः एकम व्यक्ति कार्य यतः लेखनम सर्वथा व्यक्तिकम स्यात्। विद्यार्थिनः समकालम एव विचारणीय लेखनीय च अंतिम वस्तु रूपेण उत्कृष्ट लेखस्य अनुकरणम यथावश्यकता पुनः सृजनम च समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक विधि
व्यक्ति कार्ये परिवर्तव्यं च। तो प्रभावकारी लेखन कार्यं किं भवेत्? यही है समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्ति कार्ये परिवर्तनं च। उपयुक्त में प्रभावकारी लेखन कार्य समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि और व्यक्ति कार्य का प्रवर्तन के रूप के योग्य होता है। इसके बाद आ जाता है लेखनस्य प्रभावकारी आकलन ध्यानं दत्तात्। विषय वस्तु व्याकरण नियम सुसंगति च। व्याकरण नियम है भाषा धारा प्रभाविता च परिशुद्धता वर्तनी। लेखन विषय वैशिष्ट्यम विषय वस्तु च। तो क्या है लेखनस्य प्रभावकारी आकलन? तो यही है विषय वस्तु व्याकरण नियम और सुसंगति। तो लेखन कार्य का प्रभावकारी आकलन विषय वस्तु व्याकरण नियम और संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसके बाद है कुमार है उच्चरित सति पाठ मध्य वा विविक्षा इति शब्दम अभिज्ञातुं शक्नोति किंतु स्वयं प्रोक्तुं न शक्नोति। एमिति शब्दावली किं कथ्यते? कुमार उच्चरिते सति पाठ मध्ये वा विवक्षा इति शब्दम अभिज्ञातुं शक्नोति किंतु स्वयं प्रोक्तुं न शक्नोति। अब इसको क्रिया शब्दावली निष्क्रिय क्लिष्ट या नवपदम क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है निष्क्रिय शब्दावली। मतलब कुमार उच्चारण करता है तो पाठ के बीच में विवक्षा इस शब्द को समझ सकता है किंतु स्वयं अर्थात अपने आप प्रयुक्त प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस तरह का जो ये शब्दावली निष्क्रिय शब्दावली कहलाती है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु अधोलिखिता निर्देश कस्य लेखन प्रकार मध्ये आयाति? कल्प्यते भवान् एकं कथापात्रं सवदैनिक मध्ये सभावान् लिखतु। अब ये क्या है? कल्प्यते भवान् एकं कथापात्रं दैनंदिनी मध्ये भावान् लिखतु। विवरणात्मक लेखन, बाह्य लेखन, विश्लेषण या कार्यालय लेखनम। तो इसको कहा गया है बाह्य कलन लेखनम। मतलब ये जो प्रयुक्त निर्देश है जो हमने पढ़ा, बाह्य कलन लेखन में ज्ञात तथ्यों और टिप्पणियों के आधार पर विषय के बारे में अनुमान और दिनचर्या के मध्य में स्वयं लिखना ये कहलाता है। तो प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य और पूर्व निष्कर्षों को निकालने या तार्किक निर्णय लेने में शामिल है। इसके बाद है आधारभूत अंतःव्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलेन किम अभिप्राय है? दैनंदिन अद्यतन प्रयोजन युक्ता भाषा, संप्रेषणात्मक प्रयोजन युक्त भाषा, अमूर्त धारणात्मक विचारात्मक भाषा, तकनीकी संप्रेषणात्मक प्रवेशस्य कृत्य भाषा। तो अंतःव्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल क्या है? तो ये माना गया है दैनंदिन अद्यतन प्रयोजन युक्त भाषा मतलब बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल BICS। दिन प्रतिदिन आज प्रयोजन युक्त भाषा से अभिप्राय है। PICS मतलब यह एक हर व्यक्ति को सामाजिक रूप से व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। जैसे जैसे खेल के परिसर में टेलीफोन पर अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा BICS का एक हिस्सा मानी गई है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल BICS। इसके बाद एकस्य लघुकथाया शिक्षणकर्मे उपपाठस्य निर्माणं भवति। लघुकथाया संक्षिप्तकरणं कथाया घटनानां विचाराणां च क्रमबद्ध श्रवणं लघुकथामनुसृत्य विद्यार्थिषु लेखनाय सामर्थ्यं निर्माणं क्रमम् अविचार्य कथाया घटनानां श्रवणं। तो एकस्य लघुकथाया शिक्षणकर्मे उपपाठस्य निर्माणं भवति, क्योंकि ऑप्शन बी में है कथाया घटनानां विचाराणां च क्रमबद्ध श्रवणम। मतलब एक लघु कथा के शिक्षण क्रम में
जो उपपाठ है इसका निर्माण होता है और जब कथा के घटनाओं और विचारों को क्रमिक रूप से सुनाने की क्रिया हो। इसके बाद है संचयनी मूल्यांकन, मतलब पोर्टफोलियो असेसमेंट। आधुनिकतेषु किं सम्मिलितः? विविधप्रविधिभिः आकलन परिष्कारस्य तंत्रबद्ध विषय है। भाषा शिक्षण रूपात्मक आकलन, सुनिश्चित काल अधिमन्त्रे विद्यार्थिनां भाषाशिक्षणस्य दृष्टान्तानां तंत्रबद्ध संग्रहणम्। भाषा शिक्षणस्य संकलनात्मक रूपात्मक च आकलन। तो संचयनी मूल्यांकन क्या है? इसका मतलब ऑप्शन सी से है, सुनिश्चित काल अवधि मंत्रे विद्यार्थिनां भाषा शिक्षणस्य दृष्टान्तानां तंत्रबद्ध संग्रहणम। तो प्रयुक्त में सुनिश्चित कालावधि के अंदर विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण के लिए संचयनी मूल्यांकन छात्रों के कार्यों का एक संग्रह है जो उन मानकों से जुड़ा है जिन्हें सीखना आवश्यक है, और पोर्टफोलियो मूल्यांकन का प्रमाणिक रूप माना जाता है। नेक्स्ट है क्या? शिक्षिका कांचित त्रुटिन उदाहरित्य त्रुटिकर्तारम् अनुलिख्य च संभाषणे उच्चारणे च विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षति एतत् सा सप्ताहं करोति। तो संभाषण उच्चारणं च परिष्कर्तुं सा किं करोति? त्रुटि विश्लेषणं, दृष्टांत माध्यमेन उशिक्षणं, संप्रेषण कौशलम या प्रतिपुष्टि। तो कौन सा सही है? यही वाला, प्रतिपुष्टि वाला। तो एक शिक्षिका के द्वारा कुछ त्रुटियों का उदाहरण तथा उन त्रुटियों का उल्लेख करके संभाषण और उच्चारण के द्वारा विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करती है। तो इस प्रकार की क्रिया प्रत्येक सप्ताह में होती है। संभाषण और उच्चारण की क्रिया प्रतिपुष्टि कहलाती है। और यही हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।